आइए देखते हैं हम अनुच्छेद आर्टिकल के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके पीछे वाला नागरिकता के बारे में हम लोग परिभाषा समझ लिए थे। नागरिक, विदेशी नागरिक, राजविहीन नागरिक, कौन से वैध नागरिक होंगे, कौन अवैध नागरिक होंगे, कौन शरणार्थी होंगे, यह बात हमने बता दी है। तो एक बार फिर से देखते हैं। नागरिकता, सिटीजनशिप्स किस भाग में है? तो भाग 2 में है। अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में है। यानी पूछता है क्वेश्चन कि नागरिकता जो है किस भाग में है? तो नागरिकता किस भाग में है? तो नागरिकता भाग 2 में है। और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक में नागरिकता की बात कही गई है। अनुच्छेद 5 में क्या कहता है? तो जिनका जन्म भारत में हुआ है, यानी जिनका परमानेंट एड्रेस जो है भारत का है, वह भारत का क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक होगा। यानी जिनको भारत में रहना है या जिनका परमानेंट एड्रेस भारत का है, तो उनको किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत की नागरिकता प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 5 के तहत। यानी अनुच्छेद 5 के तहत जिनको भारत में रहना है, जिनका परमानेंट एड्रेस कहाँ का हो? तो भारत का हो, तो उनको अनुच्छेद 5 के तहत जो है भारत की नागरिकता दी गई है। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है? तो अनुच्छेद 5 में यह कहा गया है कि जिनको भारत में रहना है या जिनका भारत में परमानेंट एड्रेस जो है भारत को हो, तो उसके जो है अनुच्छेद 5 के तहत उनको नागरिकता दी जाएगी। अब आइए अनुच्छेद 6 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 6 कहता है कि जो लोग, यानी जब देश का बंटवारा जब हुआ था, तो देश का बंटवारा 3 जून 1947 को देश का बंटवारा हुआ था। तो उसी समय जो है भारत और पाकिस्तान जो है 2 अलग मुल्क बना। तो भारत के बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो है भारत भी आए। यानी जिनको जो है भारत में रहना था तो पाकिस्तान छोड़कर भारत में आए, और जिनको पाकिस्तान में रहना था वो भारत को छोड़कर कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। तो जो लोग, हम समझेंगे, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, यानी जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, तो उनको जो है अनुच्छेद 6 के तहत भारत की नागरिकता दी गई। यानी अनुच्छेद 6 में यह बात कहा गया कि जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए, उनको अनुच्छेद 6 के तहत भारत की नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 7 में अनुच्छेद 7 में कहता है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत के थे, भारत में रहते थे, लेकिन वो फिर कहाँ चले गए? तो पाकिस्तान में चले गए। लेकिन कुछ समय के बाद उनको लगा कि यहाँ हम सुरक्षित हैं, या जो भी कारण बना हो, फिर से पाकिस्तान से छोड़कर कहाँ आ गए? भारत में आ गए। तो उनको आर्टिकल 7 अनुच्छेद 7 के तहत जो है भारत की नागरिकता दी गई। और यह प्रावधान कब तक था? तो 19 जुलाई 1948 तक ही व्यक्ति जो है पाकिस्तान से कहाँ भारत आ सकते थे। 19 जुलाई 1948 तक ही प्रावधान था। हालांकि देश का संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन नागरिकता में यह बात स्पष्ट किया गया था कि जो लोग पाकिस्तान से आए हैं वह 19 जुलाई 1948 तक ही आ सकते हैं, उसके बाद जो है उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 8 में यह बात कहा गया है कि भारतीय मूल के विदेशी नागरिक को जो भारत के बाहर रह रहे हैं, उस समय भी देश के संविधान जब लिखा रहा था, उस समय भी आज़ादी का बात चल रहा था, आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। तो बहुत सारे लोग जो थे भारत को छोड़कर विदेशों में चले गए थे। हालांकि उनके माता पिता या वे भारत के ही थे, लेकिन उन्होंने भारत को छोड़कर दूसरे देश में जब शिफ्ट हो गए थे, तो जब भारत देश आज़ाद हुआ तो फिर से भारत की नागरिकता लेना चाहते थे। तो उनको जो है अनुच्छेद 8 के तहत, आर्टिकल 8 के तहत भारत की नागरिकता प्रदान की गई। यानी जो लोग विदेश में रहते थे, यानी जो विदेशी व्यक्ति थे, जो भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति को अनुच्छेद 8 के तहत जो है भारत का नागरिकता दिया गया। अनुच्छेद 9 में क्या कहता है? कि अनुच्छेद 9 कहता है कि जो लोग
अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, अनुच्छेद 9 में यह बात स्पष्ट कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता नहीं, अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता उसी क्षण जो है समाप्त कर दी जाएगी। यानी भारत में जो है एकल नागरिकता देश के अंदर भी है और देश के बाहर भी है। यानी भारत अनुच्छेद 9 में यह बात कहा गया है कि एकल नागरिकता देश के अंदर भी है और देश के बाहर भी है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह अनुच्छेद 9 के तहत उसकी नागरिकता उसी क्षण समाप्त कर दी जाएगी। अब आइए अनुच्छेद 10। अगर नागरिकता सबको दिया जा रहा था, सब नागरिकता मिल रहा था, तो वह नागरिकता की क्या गारंटी है कि नागरिकता रहेगी कि नहीं रहेगी, तो उसके लिए एक आर्टिकल जोड़ा गया था। आर्टिकल 10 में यह नागरिकता की गारंटी को बात बताता है, यानी बताता है कि आपकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। अनुच्छेद 10 में यही बात कहा गया कि नागरिकता की गारंटी है, यानी भारत सरकार आपकी नागरिकता नहीं छीन सकती है। अब अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 11 में यह कहा गया कि संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार जो होगा प्राप्त है और इसको इम्प्लीमेंट जो होता है वो गृह मंत्रालय करेगा। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद जो है नागरिकता संबंधित कोई भी कानून बना सकती है तथा उसको लागू भी कर सकती है। और इसको लागू कौन करवाएगा, तो इसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम कौन करता है, तो आपका होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के द्वारा होता है। इसकी इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो गृह मंत्रालय करेगा। तो एक बार फिर से हम आते हैं अनुच्छेद 5 में क्या कहता है, तो अनुच्छेद 5 में कहता है कि जिनको भारत में रहना है या जिसका परमानेंट एड्रेस जो है कहाँ का होना चाहिए, भारत का है, वह अनुच्छेद 5 के तहत भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 में यह कहा गया है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए उनको अनुच्छेद 6 के तहत भारत की नागरिकता दी गई। यानी अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया, जो लोग पाकिस्तान से कहाँ आए, भारत में आए, जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए उनको अनुच्छेद 6 के तहत भारत की नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से भारत आए तो उनको जो है आर्टिकल 7 के तहत भारत की नागरिकता दी गई। यानी अनुच्छेद 7 में कहा गया है तो जो लोग भारत में रहते थे, भारत के बाद फिर पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से फिर भारत आ गए तो उनको जो है अनुच्छेद 7 के तहत भारत की नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि भारतीय मूल के विदेशी नागरिक को जो भारत के बाहर रह रहे थे, यानी भारतीय मूल के विदेशी नागरिक जो भारत के बाहर रह रहे थे उनको जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 8 में ही बात कहा गया। अनुच्छेद 8 में कहा गया कि जो लोग भारत के बाहर रह रहे हों उनको अनुच्छेद 8 के तहत जो है भारत की नागरिकता फिर से दी जाएगी। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि एकल नागरिकता देश के अंदर भी है और देश के बाहर भी है। अनुच्छेद 9 में यह बात कहा गया कि एकल नागरिकता देश के अंदर भी है और देश के बाहर भी है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी देश का यानी अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देश की अगर नागरिकता वह ले लेता है तो अनुच्छेद 9 के तहत उसकी नागरिकता एट ए टाइम यानी उसी क्षण जो है समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि नागरिकता की गारंटी है। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है, तो नागरिकता की गारंटी है। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया, तो आपको नागरिकता की गारंटी कहा गया। नागरिकता की गारंटी है कि आपकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। अनुच्छेद 11 में कहा गया कि संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का सारे अधिकार जो है किसको दिया गया, तो संसद को दिया गया तथा इसको इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, तो आपको होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो लोग 26 जनवरी 1950 के बाद अगर वो भारत की नागरिकता चाह रहे हैं कि हमको भारत की नागरिकता दी जाए तो यह सब जो है 26 जनवरी 1950 के पहले ही बात सब कहा गया था। लेकिन जिनको 26 जनवरी 1950 के बाद भारत की नागरिकता अगर लेनी है तो उनके लिए
26 जनवरी 1950 के बाद जो लोग भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक नागरिकता अधिनियम जो है 1955 ईस्वी में आया और उसी के तहत जो है उनको भारत की नागरिकता दी गई। ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 कहने का मतलब है कि 26 जनवरी 1950 के पहले जो है अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यह धारा के तहत जो है सबको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। लेकिन जो लोग 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के प्रति उनका स्नेह या उनको नागरिकता अगर हासिल करना है तो उनके लिए भी नागरिकता जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है 1955 आया कि उनको जो है किस तरह से नागरिकता दिया जाए। तो इसके लिए 7 धारा है, धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7, यानी 5 धाराएं हैं। धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7। तो धारा 3 में यह बात कहा गया है कि जन्म के आधार पर नागरिकता यानी बाय बर्थ यानी जन्म के आधार पर नागरिकता दिया जाए। तो पहले ही बात कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर नागरिकता दिया जा सकता है। धारा 4 में उद्भव के आधार पर नागरिकता। उद्भव के आधार पर नागरिकता का मतलब है कि जिनका जन्म उद्भव के आधार पर नागरिकता कहने का मतलब होता है कि जिनका जन्म विदेश में हुआ है, जिनका जन्म विदेश में हुआ है लेकिन उनके माता पिता में से कोई या एक या दोनों व्यक्ति भारत के उस समय नागरिक हों, यानी जिसका जन्म जो है भारत के बाहर यानी विदेश में हुआ है लेकिन उसके जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई एक या दोनों भारत के नागरिक हो तो उस आधार पर उसको जो है धारा 4 के तहत उद्भव के आधार पर उसको नागरिकता दी जाएगी। तो उद्भव के आधार पर नागरिकता देने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ है यानी विदेश में हुआ है लेकिन उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक या दोनों भारत के नागरिक हो तो उनको जो है उद्भव के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। धारा 5 कह रहा है कि राष्ट्रीयकरण द्वारा नागरिकता का मतलब होता है कि वैसे व्यक्ति जो विदेशी हो या भारतीय हो या भारतीय पुरुष विदेशी महिला से शादी कर ले या विदेशी महिला भारतीय पुरुष से शादी कर ले तो उस व्यक्ति को अगर भारत की नागरिकता अगर दी जाएगी तो उसको जो है पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाती है। और पंजीकरण के लिए 7 वर्ष तक भारत में रहना अनिवार्य है, यानी 7 वर्ष रहने के बाद जो है उसको भारत की नागरिकता जो है प्रदान की जाती है। देशीकरण के द्वारा भी नागरिकता दी जाती है। तो देशीकरण के लिए आपको 10 से 11 वर्ष तक भारत में रहना होगा तभी जाके आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। धारा 7 में अर्जित नागरिकता का मतलब होता है कि वैसा क्षेत्र जिसको भारत ने अर्जित किया हो, यानी उसको जीत कर, ऐसा तो हम लोग कभी जो है किसी देश पर आक्रमण नहीं किए, लेकिन भारत का ही कुछ पार्ट अगर कोई विदेशी देश घेर के रखा, जैसे पाकिस्तान जो है भारत का पीओके का क्षेत्र क्या किया हुआ है, घेरे हुए है। अगर जिस दिन भी भारत जो है उस क्षेत्र को आज़ाद करा लेगा तो वहाँ के नागरिकों को जो है अर्जित नागरिकता के माध्यम से नागरिकता प्रदान करेगा। तो यह जो है आज हमारा 1955 का धारा समाप्त हुआ और कल से हम लोग जो है पढ़ेंगे, कुछ चीज़ बताएंगे, उसके बाद जो है हम कल से पढ़ेंगे आपका मौलिक अधिकार। यह भाग 3 पढ़ेंगे हम लोग और अनुच्छेद जो है 12 से कितना तक 35 तक है।
यानी कल हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 है। तो हम लोगों ने कितना तक 1 से लेकर 11 तक का अनुच्छेद जो है हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। तो फिर कल से जो है हमारा मौलिक अधिकार चलेगा। तो आज तो नेट के वजह से मेरा क्लास लाइव नहीं हो पाया, इसको हम रिकॉर्ड के माध्यम से ही आप लोग के पास पहुंचा रहे हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।